क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन 1 फूड। इसका अर्थ है भोजन। तो आइए इसके बारे में और पढ़ें। फसलों के प्रकार, कृषि पद्धतियाँ, मिट्टी की तैयारी, कल्टीवेटर, कुदाल, लेवलर, बुआई, रोपाई विधि द्वारा बीज बोना, मिट्टी की उर्वरता में सुधार, फसल चक्र, खरपतवारों से सुरक्षा, जानवरों से भोजन। भोजन प्राप्त करने के लिए एक खेत में उगाए गए और देखभाल किए गए पौधों को फसल पौधे या बस एक फसल के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, चावल की फसल का मतलब है कि एक खेत में उगाए गए सभी पौधे चावल के हैं। इन फसल पौधों की उपज अनाज, जड़, रेशे आदि के रूप में हो सकती है। कृषि शब्द लैटिन शब्द एगर का अर्थ है खेत और कल्चर का अर्थ है खेती से लिया गया है। वह विज्ञान जो भोजन और मानव उपयोग के लिए पौधों और जानवरों की वृद्धि, विकास और संस्कृति से संबंधित है, कृषि कहलाता है। फसलों के प्रकार, फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक जलवायु परिस्थितियां जैसे तापमान, वर्षा और आर्द्रता एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। ये कारक और मौसम वर्ष की एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी विशेष क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार को प्रभावित करते हैं। भारत में मोटे तौर पर 2 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी और खरीफ। रबी फसलें, ये सर्दियों के मौसम में आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर में उगाई जाती हैं और मार्च-अप्रैल तक काटी जाती हैं। इसलिए इन्हें शीत ऋतु की फसलें भी कहा जाता है। उदाहरण, गेहूं, चना, मटर, आलू, बमुश्किल और सरसों। रबी ऋतु की फसलें, खरीफ फसलें, इन्हें वर्षा ऋतु की शुरुआत में उगाया जाता है। खरीफ की फसलें, भारत में वर्षा ऋतु आमतौर पर जून से सितंबर तक होती है, इसलिए इस अवधि के दौरान खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। कृषि पद्धतियाँ, फसलों की खेती एक एकल चरण वाली प्रक्रिया नहीं है। फसलों की खेती करने के लिए किसानों को कई कार्य या गतिविधियाँ करने की आवश्यकता होती है। ये गतिविधियां समय समय पर फैली हुई हैं और कृषि पद्धतियों के रूप में जानी जाती हैं। इन प्रथाओं में शामिल हैं: 1. मिट्टी की तैयारी, 2. बुआई, 3. मिट्टी की उर्वरता में सुधार, 4. सिंचाई, 5. खरपतवारों से सुरक्षा, 6. कटाई, 7. भंडारण। मिट्टी की तैयारी, पौधे मिट्टी में उगाए जाते हैं। वे पानी प्राप्त करते हैं और पोषक तत्व मिट्टी से उनकी जड़ों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जड़ें मिट्टी द्वारा अपनी जगह पर टिकी रहती हैं। मिट्टी के सूक्ष्म जीव और केचुआ जैसे अन्य जीव मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मिट्टी अच्छी तरह से तैयार हो। मिट्टी की तैयारी के लिए 2 चरणों की आवश्यकता होती है। आ. जुताई करना, ई. समतल करना। जुताई, मिट्टी तैयार करने के पहले चरण में मिट्टी को ढीला करना और पलटना आवश्यक है। मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया को जुताई या जुताई कहा जाता है। इसके निम्नलिखित फायदे हैं। जोड़, ढीली मिट्टी में बहुत अधिक वायु स्थान होता है। इससे जड़ें आसानी से सांस ले पाती हैं। जोड़, ढीली मिट्टी जड़ों को मिट्टी में गहराई तक घुसने देती है। इस प्रकार पौधा मिट्टी से मजबूती से जुड़ा रहता है। जोड़, जुताई से अवांछित पौधे खरपतवार उखड़ जाते हैं और वे नष्ट हो जाते हैं। जोड़, ढीली मिट्टी वहां मौजूद केंचुओं और सूक्ष्म जीवों के विकास में मदद करती है। केंचुए मिट्टी को पलटने और ढीला करने में मदद करते हैं। केंचुए और सूक्ष्म जीव मिट्टी में ह्यूमस मृत कार्बनिक पदार्थ जोड़ने में मदद करते हैं। अतः ये जीव किसान के मित्र हैं। जुताई से पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी निचली परतों से ऊपर आ जाती है और पौधों के उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जोड़, ढीली मिट्टी खाद या उर्वरकों के साथ समान रूप से मिश्रित होती है। ज्ञान बक्सा, अनाज की फसलें कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती हैं। दलहनी फसलें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। तिलहनी फसलें तेल भाग्य से भरपूर होती हैं। मिट्टी की तैयारी में प्रयुक्त उपकरण, विभिन्न उपकरण या उपकरण हैं। मिट्टी की तैयारी में उपयोग किया जाता है। आइए यहाँ इनमें से कुछ टूल पर चर्चा करें। हल भूमि जोतने में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। पहले जुताई के लिए लकड़ी से बने हलों का उपयोग किया जाता था।
आजकल लोहे के हलों का प्रयोग होने लगा है। हल में एक त्रिकोणीय लोहे का ब्लेड होता है जिसे प्लॉशर कहा जाता है, जो मिट्टी को काटता है। ब्लेड घुमावदार है और मिट्टी को पलटने में मदद करता है। हल का फाल एक लंबे लकड़ी के हल शाफ्ट के एक छोर पर लगाया जाता है। शाफ्ट का दूसरा सिरा एक बीम से जुड़ा होता है जिसे एक की गर्दन पर रखा जाता है। जानवरों का जोड़ा, जैसे बैल, ऊंट या घोड़ा, एक व्यक्ति हल खींचकर जानवर को आगे बढ़ाता है। जैसे ही जानवर हल खींचता है, हल का फाल कटकर मिट्टी पर पलट जाता है। कल्टीवेटर जुताई का एक उपकरण है जिसमें कई धातु के ब्लेड होते हैं। पशुओं से चलने वाले हलों का स्थान अब ट्रैक्टर से चलने वाले हलों ने ले लिया है। फलीदार पौधों की जड़ों में गांठों की खेती की जाती है। जड़ की गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये है कल्टीवेटर से खेत की जुताई करें। कुदाल भी जुताई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है। हालांकि आजकल कुदाल का उपयोग केवल खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। इसमें एक चौड़ी धातु की ब्लेड होती है जो लकड़ी या लोहे की लंबी छड़ के एक सिरे पर लगी होती है। कुदाल जानवरों द्वारा चलाई जाती है। समतल करना, जुते हुए खेत में अभी भी मिट्टी के बड़े टुकड़े हैं जिन्हें टुकड़े कहा जाता है। बीज बोने से पहले इन टुकड़ों को तोड़ना और खेत को समतल करना जरूरी है। ये लेवलर की सहायता से किया जाता है। बुआई के साथ साथ सिंचाई के लिए भी खेत को समतल किया जाता है। बुआई, मिट्टी तैयार करने के बाद बीज बोए जाते हैं। बुआई मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया है। जब बीज की बुआई की जाए तो निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। बीज अधिक उपज देने वाले, स्वस्थ और रोग प्रतिरोधी होने चाहिए। बीज सही गहराई पर बोना चाहिए। यदि गहराई में बोया जाए तो बीजों को श्वसन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उनके अंकुर अधिक गहराई से बाहर नहीं आ पाएंगे। यदि बीज मिट्टी की सतह पर बिखरे रहेंगे तो पक्षी उन्हें खा जाएंगे। मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, अन्यथा बीज ठीक से अंकुरित नहीं होंगे। बीजों के बीच उचित दूरी होनी चाहिए। यदि दूरी कम है तो पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त पोषक तत्व, सूरज की रोशनी और जगह नहीं मिलेगी, और यदि दूरी बहुत अधिक है तो उत्पादन कम हो जाता है और बड़ी मात्रा में खेत की जगह बर्बाद हो जाती है। बुआई का समय, किसी फसल की उचित स्थापना, वृद्धि और उपज के लिए बुआई का समय एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। यह मौसम और सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता के साथ बदलता रहता है। बुआई की गहराई, अच्छी फसल उपज स्थापित करने के लिए बुआई की गहराई एक महत्वपूर्ण पहलू है। उथली या गहरी बुआई के परिणामस्वरूप कम संख्या में पौधे उगते हैं क्योंकि सभी बीज अंकुरित नहीं होते। फसल में बड़ी संख्या में अंतराल और गंभीर खरपतवार समस्याओं के साथ पौधों का असमान फैलाव दिखाई देता है। बीज बोने की दो विधियां हैं। हाथ से बीज बोना, हाथ से सीड ड्रिल का उपयोग करके बीज बोना, यांत्रिक रूप से हाथ से बीज बोना। हाथ से बीज बोने की प्रक्रिया को प्रसारण कहा जाता है। इस विधि में किसान द्वारा बीज को खड़े होकर खेत में बिखेर दिया जाता है। इस विधि के कुछ नुकसान हैं, जैसे बीज का वितरण खेत में ठीक से नहीं हो पाता है। बीज एक स्थान पर गुच्छों में गिर सकते हैं और दूसरे स्थान पर एक भी नहीं। बीज सही गहराई तक नहीं जा पाते हैं और इसलिए पक्षियों द्वारा आसानी से उठाए जा सकते हैं। इस विधि से मक्का, गेहूं, बाजरा, सरसों आदि के बीज बोए जा सकते हैं। सीड ड्रिल का उपयोग करके बीज बोना। सीड ड्रिल में एक फनल के आकार का छेद होता है जो लंबी ट्यूबों तक जाता है। ये ट्यूब एक हल से जुड़ी होती हैं। बीजों को फनल में डाला जाता है। जैसे ही हल मिट्टी में नाली बनाता है, बीज ड्रिल द्वारा मिट्टी में सही दूरी और सही गहराई पर जमा हो जाते हैं। सीड ड्रिल का उपयोग करके बीज बोने की विधि प्रसारण से बेहतर है क्योंकि बीज नियमित अंतराल पर और उचित गहराई पर बोए जाते हैं। इसके अलावा बुआई की यह विधि बहुत तेज और किफ़ायती है। इस विधि से बहुत हल्के वजन को छोड़कर सभी प्रकार के बीज बोए जा सकते हैं। बुआई के लिए उपयोग किया जाने वाला पारंपरिक उपकरण बीज। यह एक कीप के आकार का उपकरण है जिसमें नुकीले सिरे वाले 2 या 3 पाइप होते हैं।
बीज को कीप में भर दिया जाता है जो पाइप के माध्यम से मिट्टी में प्रवेश कर जाते हैं। बीज बोने का आधुनिक उपकरण, यह उपकरण ट्रैक्टर के साथ जुड़ जाता है और उचित गहराई पर समान रूप से बीज बोता है। ये बीजों के बीच उचित दूरी देने और बीजों को मिट्टी में ढकने में भी मदद करता है ताकि पक्षी उन्हें न ले जाएं। इस तरह समय और श्रम दोनों की बचत होती है। रोपाई विधि द्वारा पौध की बुआई। कुछ फसलों के बीज सीधे खेत में नहीं बोए जाते। इसके बजाय उन्हें पहले नर्सरी में बोया जाता है और फिर पौधों को एक खेत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे प्रत्यारोपण के रूप में जाना जाता है। रोपाई पौध बोने की इस विधि के कुछ फायदे भी हैं। ये पौधों के बीच उचित दूरी रखता है ताकि उन्हें उचित धूप, पानी और पोषक तत्व मिल सकें। ये पौधों की जड़ और प्ररोह प्रणाली के बेहतर विकास की अनुमति देता है। ये किसानों को स्वस्थ पौध का चयन करने में सक्षम बनाता है। रोपाई विधि से उगाए जाने वाले पौधों में चावल, मिर्च, बैंगन, टमाटर, प्याज, फूलगोभी आदि शामिल हैं। मिट्टी की उर्वरता में सुधार। पौधे अपने आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं। फसलों की पोषक तत्व आवश्यकताएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। किसी विशेष फसल की खेती के दौरान हर बार उसी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। इसलिए यदि एक ही फसल को एक ही खेत में बार बार उगाया जाता है तो इससे विशेष पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसलिए मिट्टी को समय समय पर भरने की आवश्यकता होती है। मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करने की विभिन्न विधियों का वर्णन यहाँ किया गया है। खाद और उर्वरक डालना। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये घरेलू पशुओं के चेहरे और मूत्र और भूसे, घास या बिस्तर जैसे कूड़े के सूक्ष्मजीवी अपघटन से बनता है। पौधों और जानवरों के कचरे को खुले स्थानों पर गड्ढों में डाल दिया जाता है और रोगाणुओं द्वारा विघटित होने दिया जाता है। कुछ देश मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए मानव मल, रात की मिट्टी का भी उपयोग करते हैं। पशुधन खाद में सिंथेटिक उर्वरकों की तुलना में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा कम होती है और इसलिए इसे बहुत अधिक मात्रा में लगाना चाहिए। हालांकि ये कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस से समृद्ध है और इस प्रकार पानी को अवशोषित करने और संग्रहित करने की मिट्टी की क्षमता में सुधार करता है, जिससे कटाव को रोका जा सकता है। खाद कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व जोड़कर मिट्टी की उर्वरता में भी योगदान देता है। खाद के उपयोग के लाभ। यह मित्र रोगाणुओं के विकास को बढ़ाता है। ये मिट्टी की पानी और पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। ये मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है। यह अधिक उपयोग के कारण पौधों को होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करता है। इसका कारण यह है कि खाद द्वारा पौधों को पोषक तत्वों का अधिक उपयोग धीमा हो जाता है। उर्वरक रसायन होते हैं जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं। वे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे विशिष्ट पौधों के पोषक तत्वों से समृद्ध हैं। उर्वरकों के कुछ उदाहरण यूरिया, पोटाश और सुपरफॉस्फेट हैं। निर्मित रासायनिक उर्वरक हालांकि अधिक केंद्रित और कुशल हैं, लेकिन महंगे हैं और इससे अत्यधिक अपवाह और प्रदूषण होने की अधिक संभावना है। उर्वरकों के प्रयोग से फसल की पैदावार अधिक होती है। हालांकि उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्व बारिश या सिंचाई के कारण नष्ट हो सकते हैं। लंबे समय तक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो सकती है। सिंचाई के आधुनिक तरीके पानी का किफायती उपयोग करने में मदद करते हैं। स्प्रिंकलर प्रणाली में पानी घूमने वाली नोजल से निकल जाता है और फसलों पर बारिश की तरह छिड़का जाता है। ये प्रणाली रेतीली मिट्टी एवं ऊबड़-खाबड़ भूमि के लिए उपयोगी है। ड्रिप सिंचाई में पानी को पौधों की जड़ों के पास एक पाइप से बूंद बूंद करके गिरने दिया जाता है। इससे पानी की बर्बादी कम होती है। हालांकि ये बहुत महंगा है। यह उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां पानी की कमी है। फसलों को सही समय पर और सही मात्रा में पानी की जरूरत होती है। यह मात्रा फसल दर फसल अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए चावल के पौधों को पानी से भरे खेतों में प्रत्यारोपित किया जाता है और उन्हें निरंतर सिंचाई की आवश्यकता होती है। हालांकि गेहूं को इतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके विकास के दौरान विशिष्ट समय पर पानी की आवश्यकता होती है।
पानी की सही मात्रा उपलब्ध कराने के साथ साथ सिंचित खेतों में पर्याप्त जल निकासी का होना भी आवश्यक है। यदि किसी खेत में अतिरिक्त पानी की आपूर्ति की जाती है तो उसे जलमग्न कहा जाता है। जल जमाव से मिट्टी में हवा की जगह पानी आ जाता है, जिससे पौधों की जड़ों तक हवा की आपूर्ति कम हो जाती है। इससे पौधों का विकास रुक जाता है। इससे मिट्टी में नमक की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो फसलों के लिए हानिकारक है। खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार अवांछित और अप्रयुक्त पौधे हैं जो पौधों के साथ साथ उगते हैं। फसली पौधे। यदि आप किसी खेत में जाते हैं तो आप फसल के पौधों के साथ कई खरपतवार उगते हुए देखेंगे। ये खरपतवार किसान द्वारा नहीं उगाए जाते हैं, वे अपने आप बढ़ते हैं। सामान्य खरपतवारों के कुछ उदाहरण हैं इमारंथस चौलारी, चेनोपोडियम बथुआ और जंगली जई जावी। खरपतवार फसल की पैदावार कम कर देते हैं क्योंकि वे पानी, खनिज और सूर्य के प्रकाश के लिए फसलों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए इन्हें समय समय पर खेतों से हटाना जरूरी है। किसी खेत से खरपतवार निकालना निराई कहलाता है। निराई गुड़ाई निम्नलिखित दो विधियों में से किसी एक द्वारा की जा सकती है। मैन्युअल निष्कासन। खरपतवारों को हाथ से या थोड़े थोड़े अंतराल पर जमीन के करीब से काटकर हटा दिया जाता है या उखाड़ दिया जाता है। ये ट्रॉवल या हैरो की सहायता से किया जाता है। निराई गुड़ाई के लिए प्रयुक्त उपकरण। रसायनों से निष्कासन। खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए कुछ रसायनों का भी उपयोग किया जाता है। वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं लेकिन फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते, खरपतवारनाशी कहलाते हैं। खरपतवारनाशकों का छिड़काव खरपतवारों की वानस्पतिक वृद्धि के दौरान, फूल आने और बीज बनने से पहले स्प्रेयर से खेत में किया जाता है। खरपतवारनाशी जहरीले होते हैं और उनका छिड़काव करते समय सावधानी बरतनी पड़ती है। किसानों को इन रसायनों का छिड़काव करते समय अपनी नाक और मुंह को कपड़े से ढक लेना चाहिए। थोड़ी सी भी लापरवाही उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। कटाई। हमारे देश के कई हिस्सों में फसल कटाई को उत्सव के साथ जोड़ा जाता है। बैसाखी, बिहू और नोबन्ना जैसे त्योहार फसल उत्सव के उदाहरण हैं। कटाई से तात्पर्य फसल के परिपक्व होने के बाद उसे काटना है। ये फसल के पौधों को जमीन के करीब से काटकर या उखाड़कर किया जाता है। कटाई दरांती की सहायता से हाथ से की जाती है। ये कार्य हार्वेस्टर तथा कंबाइन नामक मशीनों द्वारा भी किया जा सकता है। इसके बाद अनाज को कटी हुई फसल से अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहा जाता है। मड़ाई हाथ से बैलों या भैंसों से कटी हुई फसल को रौंदवा कर की जा सकती है या कंबाइन नामक मशीन से की जा सकती है। मड़ाई के बाद अनाज को भूसी से अलग करना पड़ता है। इसे हवा की मदद से मैन्युअल रूप से किया जा सकता है और इसे विनोइंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्रण को ऊंचाई से जमीन पर गिराया जाता है। भारी बीज लगभग लंबवत नीचे गिरते हैं, जबकि हल्की भूसी हवा से उड़कर कुछ दूरी पर गिरती है। फसल के तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। फसल काटने के बाद अक्सर खेतों में छूंट छोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। इससे वातावरण में प्रदूषण फैलता है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेतों में डंठल न जलाएं। भंडारण। फसल उपज का भंडारण किया जाता है ताकि इसे पूरे वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध कराया जा सके। ताजी फसल की उपज में बहुत अधिक नमी होती है। यदि अनाज या बीज को इस स्थिति में संग्रहित किया जाता है तो वे खराब हो जाते हैं या रोगाणुओं द्वारा हमला किया जाता है। नमी बैक्टीरिया और कवक के विकास को बढ़ावा देती है के बारे में जानेंगे। यह अध्याय 2 में है। इसलिए अनाज या अन्य उत्पादों का भंडारण करने से पहले उन्हें अतिरिक्त नमी को हटाने के लिए धूप में अच्छी तरह सुखाएं। भंडारण के दौरान अनाज को चूहों, वर्म और कीड़ों से भी बचाना पड़ता है। भंडारण निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। छोटे पैमाने पर खाद्यान्नों को जूट के थैलों या छोटे धातु के डिब्बों में संग्रहित किया जाता है। अक्सर घर में भंडारण करते समय नीम की सूखी पत्तियां डाल दी जाती हैं। यह अनाज को कीड़े मकोड़ों से बचाता है। बड़े पैमाने पर अनाज को बोरियों और साइलों या अन्य भंडार में रखा जाता है।
साइलो और अन्न भंडार के अंदर अनाज को रासायनिक उपचार के माध्यम से चूहों और कीड़ों से बचाया जाता है। पशुओं से भोजन। पौधों की तरह जानवर भी हमें विभिन्न प्रकार का भोजन और अन्य उत्पाद प्रदान करते हैं। भोजन और अन्य उद्देश्यों के लिए घरेलू पशुओं के प्रजनन, भोजन और देखभाल को पशुपालन कहा जाता है। निम्नलिखित प्रकार के जानवर हमें भोजन प्रदान करते हैं। मांस और अंडा देने वाले जानवर जैसे बकरी, मुर्गी पालन करने वाले जानवर जैसे मुर्गी, बत्तख और टकी मछली, भेड़ और सुअर। भोजन के लिए बड़े पैमाने पर मछली पालन को मछली पालन कहा जाता है। दुधारू या दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी और ऊंट। दूध का उपयोग बड़ी संख्या में उत्पाद तैयार करने के लिए भी किया जाता है जैसे मक्खन, पनीर, दही और घी। इनके अलावा मधुमक्खियां हमें शहद भी प्रदान करती हैं। बड़े पैमाने पर मधुमक्खियों का पालन मधुमक्खी पालन कहलाता है।